हिस्ट्री में फैक्ट्स याद रखने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्ट मेमोराइजेशन में ये मैट्रिक्स एक बहुत नेसेसरी टूल है। इस मैट्रिक्स में हम जो पूरा रो है उसे टाइमलाइन के आधार पर डिवाइड कर देते हैं और जो कॉलम है वो उस टाइमलाइन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे फोकस करता है, जैसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल एंड सोर्सेस। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ये एक टाइमलाइन है प्री हिस्ट्री से लेके अर्ली मेडिवल हिस्ट्री तक, या फिर वो टाइम पीरियड जब हर्षवर्धन का एम्पायर डिसॉल्व हुआ था और उसके रूइंस पे गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूट, ये सभी एम्पायर्स आपस में कन्नौज के ऊपर प्रभुत्व या फिर सुप्रीमेसी इंपोज करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो अगर मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूं, ये दो भागों में बट जाता है। पहला है प्री हिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री। ये डिवीजन इस आधार पर है कि प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जब हम इस हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन केवल और केवल मटेरियल सोर्सेस से करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। और हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जब हम रिटन रिकॉर्ड्स और मटेरियल एविडेंस दोनों का उपयोग करते हैं। तो अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, ये टाइम पीरियड मटेरियल एविडेंस जैसे कि फॉसिल्स, स्कल्स, टूल्स, टाइपोलॉजीज, पेंटिंग्स या फिर सेटलमेंट्स, इन सब के ऊपर, इन सब के आधार पर उस टाइम पीरियड की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। यह प्री हिस्टोरिक का टाइम पीरियड है। लेकिन जैसे ही वेद आ जाते हैं, जैसे ही हम वैदिक एज पर आते हैं, ऋग्वेद की पहले बात करते हैं, जो पहला हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है या फिर जिसे हम कहें रिटन सोर्स है, वहां से लेकर अराउंड 650 एडी तक का टाइम पीरियड है जिसे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कवर करते हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये टाइम पीरियड याद करना बहुत आसान है। आपको दो टाइम पीरियड्स पे ज्यादा फोकस करना है। पहला है 400 बीसी टू 185 बीसी, जो एज ऑफ एम्पायर है। पहला एम्पायर इंडिया में था मौर्यन एम्पायर, या फिर ये टाइम पीरियड को और ज्यादा स्पेसिफिक करें तो ये 322 बीसी से लेके 187 बीसी तक है। हम सब जानते हैं 326 बीसी में अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की मगध पर 322 बीसी में, और उनके डिसेंडेंट, उनके वंशज बृहद्रथ 1987 बीसी 187 बीसी को उनके जनरल पुष्यमित्र शुंग उन्हें मार देते हैं और उनकी मृत्यु के बाद शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है 400 बीसी टू 185 बीसी, ये एक एम्पायर, जो फर्स्ट इंडिया का जो एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड है। तो जो टाइम पीरियड उसके पहले है प्री मौर्यन एरा, उसे हम प्री स्टेट सोसाइटी समझते हैं, उसकी डेवलपमेंट समझते हैं हम फ्रॉम ऋग्वेदिक टाइम पीरियड से एज ऑफ महाजनपद तक। और जैसे ही मौर्यन एम्पायर डिसॉल्व होता है, तब से लेके जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जो कि हम क्लासिकल एज कहते हैं, 240 एडी से लेके 540 एडी तक, जो कि गुप्ता एम्पायर की तरह समझा जाता है। गुप्ता एम्पायर, तो 240 एडी को श्री गुप्ता ने उसकी नींव रखी, जिसके बाद घटोत्कच गुप्ता, चंद्रगुप्त वन ने जो है अपना टाइटल लिया। उन्होंने जो है लिच्छवी प्रिंसेस से शादी के बाद कॉइन्स स्ट्राइक किए, और फिर हम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू से लेकर उनके डिसेंडेंट्स तक स्टडी करते हैं। 540 एडी तक गुप्ता एम्पायर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है और उनके रूइन के ऊपर जो है बहुत सारे सामंत आपस में संघर्ष करते हैं कि किसी तरह से जो सेंट्रल पावर है उसको वो फिलअप कर पाए। तो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें, ये टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री से लेकर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद या फिर राजपूताना सिस्टम के एवोल्यूशन तक। तो आइए शुरुआत करते हैं प्री हिस्ट्री से। देखिए, प्री हिस्ट्री एक बहुत बड़ा कार्यकाल है।
500 बीसी से लेके लगभग 1500 बीसी तक। यह कार्यकाल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक है लिथिक, दूसरा है चैल्कोलिथिक। एक है नॉन मेटल एज, जब स्टोन ही एक मीडियम था टू मेक टूल्स, और जब मेटल आ जाता है उसे हम कहते हैं चैल्कोलिथिक। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट डिवीजन है, लिथिक और दूसरा है चैल्कोलिथिक। लिथिक एज को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और चैल्कोलिथिक एज जो है इसमें दो डिस्टिंक्शंस आते हैं, एक है रूरल चैल्कोलिथिक, जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे कायत, एरन, जोरवे कल्चर्स और आहरगिलुन कल्चर, और एक कल्चर चैल्कोलिथिक कल्चर इतना डेवलप हो जाता है इंडिया में कि वो एक अर्बन कल्चर, सिविलाइजेशन बन जाता है, जिसमें रिटन स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन वो रिटन स्क्रिप्ट अब तक डेसिफर नहीं हुई है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोहिस्टोरिक। तो अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री की, ये दो हिस्सों में बट जाता है, पहला है लिथिक, दूसरा है चैल्कोलिथिक। तो आइए स्टडी करते हैं प्री हिस्ट्री ग्रेटर डिटेल में। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है एमर्जेंस या फिर एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन से। हम सब जानते हैं जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल टाइम स्केल में कैम्ब्रियन पीरियड के बाद लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई, और सेनोजोइक टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि मैमल्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुए। और इस सेनोजोइक टाइम पीरियड में जो प्लाइस्टोसिन एरा है, प्लाइस्टोसिन एरा 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें जो प्राइमेट्स है, जिसे हम होमिनिड्स कहेंगे, जो ह्यूमन एंसेस्टर्स है, ये इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अर्लीस्ट होमिनिड की अगर हम बात करें, वो है इन द फॉर्म ऑफ आर्डीपिथेकस। देखिए, अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्डीपिथेकस जो है, इनका स्कल साइज और ये मॉडर्न ह्यूमन के स्कल साइज में बहुत फर्क है। आर्डीपिथेकस का स्कल साइज, क्रेनियम साइज बहुत छोटा है, तो इसमें ब्रेन बहुत छोटा होगा। जब ब्रेन छोटा होगा तो याददाश्त बहुत कम होगी, आपको बहुत कम चीजें याद रहेगी, और जब वोकल कॉर्ड भी जो आर्डीपिथेकस का था वो बहुत लिमिटेड था, तो वोकल कॉर्ड होने के कारण वो ज्यादा आवाजें नहीं निकाल सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, आर्डीपिथेकस से हम गए होमो हैबिलिस की तरफ, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस की तरफ, होमो हाइडेलबर्जेंसिस की तरफ, और जब हम मॉडर्न होमो सेपियंस तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं मॉडर्न होमो सेपियंस का क्रेनियम साइज बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। और तो और अगर हम जॉज की भी बात करें तो एक जॉज भी जो है ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो मॉडर्न मैन की अगर हम बात करते हैं, इसका ब्रेन का साइज बड़ा है, जिसके कारण इसकी मेमोरी ज्यादा है, इसके पास ज्यादा वोकल कॉर्ड्स है, जिससे ये ज्यादा साउंड्स निकाल सकता है। और इस एवोल्यूशन ने मॉडर्न मैन को ये मीन्स दिए कि वो अपने आप को सोशली और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सके, और वो अपने आप को इस तरह से सोशली ऑर्गेनाइज कर पाया कि वो अपनी एनवायरमेंटल नेचुरल जो चैलेंजेस है इसे डील कर पाया और अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया। तो हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स की अगर हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि सबसे पहला इंडिया में जो एविडेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर आता है। पैलियोलिथिक कल्चर की अगर मैं बात करूं, ये कल्चर है 500,000 से लेके 10,000 बीसी तक। देखिए 10,000 बीसी आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि 10,000 बीसी में प्लाइस्टोसिन एपॉक खत्म हो जाती है और हम मूव हुए थे होलोसिन एपॉक की तरफ। जो आइस थी ये मेल्ट होना शुरू हो गई थी एंड वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टाइम पीरियड, होलोसिन की तरफ जाना शुरू। तो अगर हम पैलियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, इसकी एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। देखिए इसके पैलियोलिथिक टूल्स है। पैलियोलिथिक टूल्स अपने आप में हैंड एक्सेस हैं, क्लीवर्स हैं, चॉपर्स हैं, उसके बाद में फ्लेक्स हैं, ब्यूरिन्स और स्क्रेपर्स हैं।
देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक टाइम्स की, इस टाइम पीरियड में जो ह्यूमन था वो हंटर और गैदरर था, फूड गैदरर था। वो हंट पे जाता था और हंट पे या तो वो बैंड बना लेते थे एक हंट के लिए, और फिर हंट या फिर किल करके या फिर जो भी खाना इकट्ठा करके वो पूरा बैंड वापस आता था उस जगह पे। तो ये आपस में हर एक के योगदान के अनुसार वो पूरा जो खाना है आपस में बांट देते थे और उसके बाद वो बैंड खत्म हो जाता था। तो एक सोशल जो अरेंजमेंट था पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में वो बैंड के आधार पर था। अब इन पैलियोलिथिक्स को टूल्स की तो जरूरत थी, क्योंकि जब वे खाना लेकर आए या फिर वो किसी हंट को मारने गए तो उसको वापस लाके अपने उपयोग के लिए इन्हें टूल्स की जरूरत थी, क्योंकि ज्यादातर आदमी उस समय हंटर और फूड गैदरर था, इसीलिए उनके टूल्स जो थे वो बहुत रूडिमेंट्री थे। और इस रूडिमेंट्री टूल को हम जनरली हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर समझते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये एक हैंड एक्स है। ये देखिए, ये ऊपर का एरिया ये होल्ड करने के लिए होता था और नीचे का जो एरिया था ये एक तरह से किसी चीज को तोड़ने के लिए या फिर मारने के लिए या फिर किसी चीज को एक तरह से डाइसेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। और ऊपर जो है ये एक चॉपिंग टूल्स है, जिन्हें हम समझते हैं चॉपिंग टूल्स, इस तरह से चॉप किए जाते थे, तो इनको चॉपर चॉपिंग टूल्स कहा जाता है। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, फ्लेक्स और ब्लेड्स एंड ब्यूरेंस, इसका मेजर पर्पस यही था कि जो भी किल लेकर आया जाता है उसे उसकी स्किन रिमूव की जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा जो है उपयोग में लाया जाए खाने के लिए भी। तो अगर हम पैलियोलिथिक टूल्स की बात करते हैं, ये प्री हिस्टोरिक टूल टेक्निक थी जिसे हम ओल्डोवियन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। सबसे अर्लीस्ट जो टेक्निक थी वो ओल्डोवियन टेक्निक थी हैंड एक्सेस बनाने के लिए, और उसके बाद एशुलियन टेक्निक का भी उपयोग किया। इंडिया में ये जो टूल्स थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये सभी टूल्स जनरली हिली एरियाज में हमें मिलेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में इसे सोन रिवर वैली में फाइंड किया जाता है। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर चॉपिंग टूल, इसे सोन कल्चर भी कहा जाता है। रेमंड ऑल्शिन्स थे, एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा खोज की, और इसीलिए इस पूरी इंडस्ट्री को सोन कल्चर भी कहा गया है। और वहीं साउथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स फाइंड किए गए हैं सर रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने सबसे पहला हैंड एक्स डिस्कवर किया था, वो साउथ इंडिया में किया था। तो इसे मद्रास हैंड एक्स इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अब खैर काफी चेंजेस हो चुके हैं, ये पूरे टूल्स ऑल ओवर इंडिया फाइंड किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है इन टूल्स की। तो हम देखते हैं कि रिवात जो है पोटवार प्लेटू में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल साइट है। दीना और जबलपुर है बहुत इंपॉर्टेंट टूल साइट। पहलगाम जो है ये एक लद्दाख एरिया, पहलगाम रिवर लिद्दर है वहां पर, जहां पर इंपॉर्टेंट टूल्स फाइंड किए जाते हैं। सांगाओ केव्स है पेशावर के पास में, सुकूर हिल्स रोडी के पास में है। और हम डिडवाना की अगर हम बात करें, भीमबेटका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक कल्चरल साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, आपको ये ध्यान रखना है। हथनोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्मदा रिवर पे इंपॉर्टेंट साइट है। अगर हम बोरी की बात करें रिवर गोदावरी पे, यहां पर एक स्कल फाइंड किया गया है जिसकी डेट 1.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड बताई गई है। इट इज येट टू बी स्टडीड इन मोर डिटेल। एच.डी. संखलिया जी ने इसकी खोज की थी। तो हुंसकी की बात करें, रेनीगुंटा, अतिरमपक्कम, गुडियम केव्स, तो इन सभी इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें, यहां पर हमें पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो मिले हैं, पैलियोलिथिक कल्चर हमें फाइंड करने के लिए मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जहां पर हम देखते हैं दैट मैन, जो आदमी जो था वो दरअसल एक हंटर और फूड गैदरर था। तो अगर मैं पैलियोलिथिक कल्चर की बात कर रहा हूं तो पैलियोलिथिक कल्चर्स के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि नेचर ऑफ सोसाइटी वो जो है वो एक बैंड सोसाइटी थी। कल्चर की अगर हम बात करें तो वे सभी लोग एक टोटेम वर्शिप, या फिर टोटेम मतलब एक मिथिकल कोई भी एक
बिलीफ को मानते थे। और इकोनॉमिक की अगर हम मोड ऑफ सब्सिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सब्सिस्टेंस में वे एक हंटर एंड फूड गैदरर थे। इसका मतलब हंटर और फूड गैदरर के हिसाब से अगर हम समझे, वे खुद के आशियाने नहीं बनाते थे, वो अपने खुद के घर नहीं बनाते थे, केव्स में रहते थे। फैमिली एक बेसिक यूनिट था, एक मैन एंड वुमन और उनके साथ में बच्चे रहते थे। तो जब किल पे जाना होता था, आदमी जो था वो सब मिलके या फिर आदमी औरत मिलके, जो आदमी है एक बैंड बना लेता था, वो बैंड जाके किल लेकर आता था, आपस में बट जाता था, वो सामान घर लेकर आया जाता था। और केव्स में जो है उस सामान से ये अपना रोजमर्रा की जिंदगी का गुजार बसर करते थे। जो एनिमल हाइड्स थी उसी से अपनी बॉडी कवर करते थे। और फिर अगर हम इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टूल्स जो है चॉपर चिपिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आपस में पत्थरों को मार के जो है उन्हें शेप दिया जाता था। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, फ्लेक्स, ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, स्क्रैपर्स, ऐसे इनके टूल्स होते थे। और इनके जो टूल्स थे ये सभी इन्हें एक तरह से इनके डे टू डे फंक्शंस के लिए यूज होते थे। पॉलिटिकली अगर हम इस सोसाइटी की बात करें तो एक बैंड का लीडर होता था, जो सबसे ज्यादा केपेबल होता था, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता था, उसे बैंड का लीडर बना दिया जाता था। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें, ये टूल की साइट्स हैं। आपको इंपॉर्टेंट साइट्स, पल्लवय बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, चित्तामणि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, रेनीगुंटा केव्स, कर्नूल केव्स, डिडवाना, भीमबेटका, हथनोरा, बोरी, उसके बाद में नेवासा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इन सभी साइट्स के थ्रू हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पैलियोलिथिक कल्चर 10,000 बीसी तक चला। और 10,000 बीसी के बाद में जब हम देखते हैं, जब वार्मिंग होना स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल चेंज आया और इससे ह्यूमन लाइफ भी इंपैक्ट हुई। देखिए, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड तक जो मैन था वो मॉडर्न मैन नहीं था। पैलियोलिथिक टाइम पीरियड तक वो होमो इरेक्टस था। और अब जब हम 10,000 बीसी तक आते हैं तो ये होमो इरेक्टस जो है होमोसेपियन मॉडर्न मैन में इवॉल्व हो चुका है। अब इसके पास एक बहुत प्रोमिनेंट थंब है, बाइपेडल है, लार्जर ब्रेन साइज है, वोकल कॉर्ड है। तो ये सोशली अपने आप को ऑर्गेनाइज ज्यादा कर सकता है, सोच सकता है, याद रख सकता है। तो हम एक 10,000 बीसी के बाद जब हम आते हैं तो हम एक दो इंपॉर्टेंट कल्चर्स को देखते हैं। एक है नियोलिथिक कल्चर, मतलब जहां सेटल्ड विलेजेस हैं, जहां उसने प्लांट्स को डोमेस्टिक किया है। और उससे पहले एक सैंडविच बीच में कल्चर आता है नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के, जिसे हम कहते हैं मीजोलिथिक कल्चर। मीजोलिथिक कल्चर में उस होमोसेपियन ने प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना नहीं सीखा था, लेकिन वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गया था। उसने काउज, शीप, कैटल की अगर हम बात करें, शीप, गोट्स, कैटल, इस तरह से सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लिया था। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मीजोलिथिक और फिर हम आएंगे नियोलिथिक टाइम पीरियड पे। तो अगर हम मीजोलिथिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये एक कल्चर है जो कैरेक्टराइज्ड होता है माइक्रोलिथ्स। तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना पड़ेगा, मीजोलिथिक कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक टूल कौन सा है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ देखिए, ये छोटे छोटे टूल्स हैं। अगर आप इनको पैलियोलिथिक कल्चर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि पैलियोलिथिक कल्चर्स के टूल बहुत बड़े बड़े हैं और ये मीजोलिथिक कल्चर जो है ये छोटे छोटे टूल्स हैं, काफी एक स्लीक टूल्स हैं। जैसे हम ट्रायंगल्स, ल्यूनेट्स, ट्रेपीज की बात करें या फिर बो एंड एरो की बात करें तो सामने एक ट्रायंगल रहता है। तो ये मीजोलिथिक कल्चर का जो आदमी था उसके टूल्स बहुत छोटे थे। वो बो एंड एरो से दूर तक शिकार कर सकता था, एनिमल्स डोमेस्टिकेट कर लेता था। और मीजोलिथिक कल्चर का जो ये मैन था, ये आदमी जो था, ये अपने खुद के आशियाने बनाने लगा, हट्स बनाने लगा और ये एक नोमैडिक पैस्टोरल लिविंग, जिसको हम कहें नोमैडिक पैस्टोरल के तौर पर जीने लगा। साइट्स जो इंपॉर्टेंट है मीजोलिथिक कल्चर के हिसाब से वो है
जनरली आपको मेसोलिथिक कल्चर की साइट सेंट्रल इंडिया में मिलेंगी। ये सभी साइट्स आपको मिलेगी लंगनाज में, बागोर में, भीमबेटका, आदमगढ़, पचमढ़ी, छोपानी मांडो, मोरहाना पहाड़, और अगर सराय नहर राय महादहा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है बागोड़ और आदमगढ़। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। बागोड़ में अर्लीस्ट एविडेंस मिला है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है हमेशा। बागोड़ फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बागोड़ में अर्लीस्ट डोमेस्टिक एविडेंस मिला गया है। और उसके बाद में आदमगढ़ और भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका में कंटिन्यूटी है, मतलब अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक ये को एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम मेसोलिथिक कल्चर्स की बात करें, हमने इनके टूल्स देखे, इनकी साइट्स देखी। ज्यादातर सेंट्रल इंडिया में साइट मिलेगी। साउथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसे हम कहते हैं संगन कल्लू, बहुत इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। तो ओवरऑल जब हम मेसोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, हम देखते हैं कि मेसोलिथिक कल्चर के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। टाइम पीरियड जो है मेसोलिथिक कल्चर का वो 10,000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक भी कहा जाता है, क्योंकि लंगनाज जो एक साइट है वहां पे जो मेसोलिथिक कल्चर्स है वो 1500 बीसी तक चले। इसका मतलब जब ऋग्वेदिक आर्यंस लंगनाज तक आए तो उन्होंने मेसोलिथिक कल्चर पाया था, तब तक एविडेंसेस है। तो हम मेसोलिथिक कल्चर की अगर हम बात करें तो सोसाइटी जो थी अब बैंड बेस्ड नहीं थी, ट्राइबल बेस्ड थी। ट्राइबल बेस्ड और बैंड बेस्ड में फर्क समझ लेते हैं। बैंड में क्या होता था कि कोई भी कम्युनिटी के रिसोर्सेज नहीं थे, वो लोग एक बैंड फॉर्म करते थे, हंट करके आते थे, किल करते थे, कंज्यूम करते थे, तो कोई कम्युनिटी रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन अब जब मेसोलिथिक टाइम पीरियड में हम आ जाते हैं तो उस पूरी कम्युनिटी और या फिर वो पूरे जो लोग थे उनके आपस में कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स थे जिनका वो ध्यान रखते थे। कुछ लोग चराने लेकर जाएंगे, कुछ लोग उन्हें रात को बचाएंगे जंगली जानवरों से, कुछ लोग उनसे जो है इंपॉर्टेंट स्किनिंग वगैरह सब यूज करते थे, उनकी देखभाल करते थे। तो ये पूरा जो उनका समूह था उसे हम ट्राइब कहते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेसोलिथिक टाइम पीरियड में ट्राइबल थी, बैंड से ट्राइब्स में फॉर्म हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। अगर हम कल्चरली बात करें तो देखिए जो मेसोलिथिक जो हम आदमी की बात करते हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड में, उस समय एनिमिज्म, सम फॉर्म ऑफ एनिमिज्म, मिथिकल एनिमल की ये लोग बहुत ज्यादा एक उसे मानते थे, क्योंकि एनिमल पे डिपेंडेंट होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो फेरोशियस एनिमल्स होते थे उन्हें दूर भगाने के लिए किस टाइप का जादू टोना, मंत्र या फिर किसी एक मिथिकल एनिमल को रेवर करना, इस तरह की उनकी पूजा होती थी। ये हमने देखा है, इस तरह का इनकी मान्यता थी। ये हमें पता लगता है भीमबेटका से। भीमबेटका केव्स में बहुत ही आर्टिस्टिकली इस तरह के एनिमल्स उन्होंने पेंट किए हैं। और अगर हम इकोनॉमिक मोड ऑफ सब्सिस्टेंस की बात करें तो उस समय नोमैडिक पैस्टोरलिज्म ये उनका मोड ऑफ लिविंग था, क्योंकि देखिए एनिमल्स को चराने के लिए बार बार लेके जाना पड़ता था। अब एक बार एनिमल ने एक जगह पर जो है उसकी वहां पर घास वगैरह सब खा ली तो वो इमीडिएट तो उगेगी नहीं, तो इसीलिए ये हमेशा ये लोग जो है चलते रहते थे और जहां भी ये जाते थे वहां पे टेम्पररी हट्स बना लेते थे। तो एक तरह से देखा जाए कि एक पूरा 4 से 5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था आसपास का, वो एनिमल जब तक चरते थे तब तक वे हट्स में रहते थे। जब वो एरिया पूरी तरह से चरा जाता था एनिमल्स द्वारा, फिर वो दूसरे एरिया चले जाते थे। तो हम जब इनकी फिलॉसफी की बात करें या फिर इनकी मेथडोलॉजी की बात करें तो उस समय ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख गए थे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग सीख गए थे, और पॉलिटिकली इनका एक चीफ होता था। तो सभी ट्राइब्स की हम बात करें तो इनका एक चीफ होता था, चीफ रूल्स लेट डाउन कर देता था कि इस तरह से जो है ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। तो एक चीफडम पॉलिटिकल सिस्टम था ट्राइबल्स का, जो मेसोलिथिक ट्राइब्स थी उनका। और सोर्सेस की अगर हम बात करें तो इनके सोर्स थे इनके साइट्स और इनके जो टूल्स हमें मिले। टूल्स इनके माइक्रोलिथ थे और साइट्स थी आपको बागोड़, आदमगढ़, भीमबेटका याद रखना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट साइट जिसे कहा जाता है नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर का मतलब है अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से हटकर जो आदमी था, जो ह्यूमन था,
वो अब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स की तरफ जाएगा। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स जब होगा उस समय हम देखेंगे कि न केवल चेंज सोशल होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक होगा, कल्चरल भी होगा। देखिए, अगर हम नियोलिथिक टाइम पीरियड की बात करते हैं, उस समय जब प्लांट्स डोमेस्टिकेट होना शुरू हुए तो हम देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी, ये जो लोग थे, ये एक जमीन पर सेटल होना शुरू हो गए, एक जगह पर रहना शुरू हो गए। अब ये जो फसल थी ये उगती थी, इन्हें हार्वेस्ट किया जाता था, रखा जाता था, फिर ये दोबारा उग जाती थी। अब इन्हें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं थी, ये बार बार जो है इधर उधर घूमते नहीं थे। और क्योंकि इनको यही जगह रहना था, ये पक्के मकानों में रहना शुरू कर दिया। इन्होंने वैटल और दौब हट्स, जो हम बोलेंगे वैटल एंड दौब, मतलब ब्रिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं ये लोग, कुछ कुछ जगह पर ब्रिक्स भी था, लेकिन बैटल ऑफ दौब का मतलब होता है मिट्टी के जो घर होते, इन्होंने बनाने शुरू किए। तो पहली बार पूरी तरह से घर बनाना इस टाइम पीरियड में होता है। और जब हम डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। देखिए, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उन्हें, जब इंसान उन्हें खाना बनाता था तो उसको फायर के ऊपर रख देता था, तो कबाब की तरह वो सिक कर तैयार हो जाता था। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें और वो प्लांट को फायर के ऊपर सीधा रख देगा तो वो गेहूं जल जाएगा या फिर वो प्लांट जल जाएगा। इसीलिए वो प्लांट को इस्तेमाल में लाने के लिए उसे एक माध्यम की जरूरत थी जिसके ऊपर पानी में उस प्लांट को गर्म किया जा सके। तो हम देखते हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड में पॉटरी डेवलप होना शुरू हो गई, कि पॉटरी पॉट्स एक ऐसा मीडियम थे जिन्हें फायर के ऊपर रखा जाता था और मीडियम के थ्रू जो प्लांट्स थे उन्हें गर्म किया जाता था या फिर उन्हें पकाया जाता था। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के साथ साथ हम देखते हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड्स में वैटल दौब के घर बनने शुरू हुए, डिफरेंट फूड ग्रेन्स बनना स्टार्ट हुए। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में बार्ली था, वीट था सम फॉर्म, और साउथ इंडिया में मिलेट, रागी जो ग्रेन्स थे, और उत्तर प्रदेश में जो कोल्डिहवा है वहां पे राइस हस्क मिलता है। तो डिफरेंट वाइल्ड ग्रेन्स को सिलेक्टिव ब्रीड करके इन्होंने फूड ग्रेन्स तैयार कर लिए, और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के बाद खुद के घर बनाए और घरों के साथ पॉटरीज बनाई, सेटल डाउन हुए। जब एक कम्युनिटी सेटल हुई तो उस कम्युनिटी ने कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम बनाए। बिलीफ सिस्टम मतलब उनका दुनिया को देखने का नजरिया, कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, या फिर आफ्टर लाइफ, मरने के बाद इंसान का क्या होता है। तो हम देखते हैं उनकी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, किस तरह से वे मान्यता क्या थी। कुछ लोग जो थे वे मुर्दों को जलाते थे, कुछ लोग दफनाते थे, कुछ लोग उनमें पॉटरी या फिर कोई सामान रखते थे। इसका मतलब कि भाई उसको दूसरी जिंदगी में, दूसरे समय में इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, ब्यूरियल प्रैक्टिस, या फिर कोई जैसे कुल्ली जोब कल्चर की अगर हम बात करें, कुछ रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, फिगुरिन्स मिल जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स देखने मिलते हैं। ये थे अब वक्त भी ट्राइबल कम्युनिटीज, और इकोनॉमिक मोड ऑफ सब्सिस्टेंस इनका था फार्मिंग। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हंटिंग फूड गैदरिंग छोड़ दी थी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप नहीं कह सकते कि वो वेजिटेरियन बन गए पूरी तरह से, नहीं। हंटिंग फूड गैदरिंग के साथ साथ वे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स लेके आ रहे हैं। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक एग्रीकल्चर तो वहीं हो पाएगा जहां सॉइल हो, और सॉइल के लिए जो है और वाटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक बात हमें समझनी पड़ती है कि अगर हम पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक की बात करें, तो पैलियोलिथिक जहां पर ज्यादा से ज्यादा हिली एरियाज में था, मीजोलिथिक भी सेंट्रल हिल्स एरिया में था। तो नियोलिथिक की अगर हम बात करेंगे, नियोलिथिक कल्चर जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा नियर वाटर सोर्स और प्लेन एरिया में। तो नियोलिथिक कल्चर अपने आप में हम देखते हैं कि रीजनल स्पेसिफिकेशन के आधार पर है। नियोलिथिक कल्चर हमें नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, नियोलिथिक कल्चर हमें कश्मीर में मिलेगा, नियोलिथिक कल्चर हमें कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, और पेनिनसुला का जो रीजन है, यहां भी मिलेगा। और इन सभी नियोलिथिक कल्चर्स की आपस में विभिन्नताएं थी। मतलब सबसे पहला जो नियोलिथिक कल्चर हमें मिलता है
वो मिलता है नॉर्थ वेस्ट में, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है, कच्ची प्लेन्स में ये साइट है। लगभग 7000 बीसी की अगर हम बात करें, 7000 बीसी में यहां पर सेटलमेंट्स फाइंड की गई है, वीट के ट्रेसेस फाइंड किए गए हैं, इसलिए इसको वीट बास्केट भी कहा जाता है। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो वीट बास्केट के तौर पे मेहरगढ़ को याद किया जाता है। और मेहरगढ़ के साथ साथ बहुत सारी साइट है, जैसे क्वेटा के पास किले गुल मोहम्मद है, रहमान डेरी है, तरकाई किला है, बहुत सारी साइट्स है। पोटवार प्लेटू की अगर हम बात करें, सरायखोला है, इंपॉर्टेंट साइट है। डेरा इस्माइल खान है, और बलूचिस्तान में भी बहुत सारी साइट है, कुल्ली, जोल, नाल कल्चर्स है। ये सभी नियोलिथिक कल्चर्स है। तो इनकी खास बात क्या थी? इनमें यूज ऑफ वीट वॉज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इनकी पॉटरी भी आपस में अलग अलग थी। इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी पॉटरी सेम थी। मेहरगढ़ धीरे धीरे बढ़ा, और नॉर्थ वेस्ट में नियोलिथिक कल्चर्स आपस में एक्सचेंज भी करते थे। तो मेहरगढ़ ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसके बाद में अगर हम बात करें कश्मीर नियोलिथिक कल्चर की, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक कल्चर है। इसकी टाइम पीरियड जनरल में 2800 बीसी से लेके लगभग अराउंड 1500 बीसी तक कंसीडर की जाती है। अगर हम कश्मीर नियोलिथिक कल्चर की बात करें, तो यहां पर बुरज़ाहोम, गुफक्राल दो बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। कश्मीर नियोलिथिक कल्चर की अपनी एक खासियत थी, यहाँ पिट ड्वेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। बोन टूल्स यूज किए जाते थे, बी हाइव सेटलमेंट्स देखी जाती थी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कश्मीर नियोलिथिक कल्चर का, बी हाइव सेटलमेंट्स एंड पिट ड्वेलिंग। अगर क्वेश्चन आता है पिट ड्वेलिंग एंड बी हाइव सेटलमेंट्स, या फिर अगर बोन टूल्स की यूज की बात करें, तो वो कहां पर है? वो कश्मीर नियोलिथिक कल्चर है। साइट्स कौन सी है? बुरज़ाहोम और गुफक्राल। और अगर हम मिड गेंजेटिक रीजन की बात करते हैं, मिड गेंजेटिक मतलब इलाहाबाद के आसपास के रीजन की अगर हम बात करें, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट साइट है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा ये जो साइट है, ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हस्क, एविडेंस ऑफ राइस हस्क, ये कोल्डिहवा की बात करें, ये साइट लगभग 5000 बीसी तक इसको ट्रेस किया गया है। तो कोल्डिहवा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट साइट है बिहार में चिरांद। चिरांद की अगर हम बात करें, यहाँ पे बोन टूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, और ये साइट लगभग 2000 साल पुरानी है, 2000 बीसी की साइट है। अगर हम बंगाल के एरिया की बात करें, यहां पर एक साइट है पांडू राजर ढीबी, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। और नियोलिथिक सेटलमेंट्स बंगाल के एरिया में भी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, तो दाऊजाली हादिंग, सारुतारू, ये एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। यहाँ के इनके टूल्स काफी डिस्टिंक्ट है एज कंपेयर टू अदर साइट्स। और पेनिनसुला की अगर हम बात करें, तो इन सभी साइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है एश माउंड्स, केडा। एश माउंड्स का मतलब है, हम यहां पर जो है जनरली जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स है, जैसे कि संगन कल्लू, टेकल कोटा, पय्यमपल्ली, टी नरसीपुर, हल्लूर, इन सभी साइट्स में एश माउंड्स है। एश माउंड्स काउडंग को गर्म करके उसके ऊपर सेटलमेंट्स है। इसका मतलब है किसी तरह का रिचुअल था कि काउस को उनके थ्रू भगाया जाता था, या किसी प्रकार का सेटलमेंट रिचुअल था। ये अब तक एक मिस्ट्री रही है कि एश माउंड्स क्या सिग्निफाई करता है। लेकिन एश माउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साउथ इंडियन नियोलिथिक कल्चर का। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम इंडियन नियोलिथिक कल्चर की बात करें, तो बुरज़ाहोम, गुफक्राल, कश्मीर नियोलिथिक कल्चर, पिट ड्वेलिंग एज वेल एज बी हाइव सेटलमेंट, बोन टूल्स, चिरान में भी बोन टूल्स यूज होते हैं, कोल्डिवा अर्लीस्ट राइस हस्क, यू हैव मेहरगढ़ दैट इज द व्हीट बास्केट। और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, तो यहां पर एश माउंड्स एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो नियोलिथिक कल्चर्स को डिफाइन करता है, नियोलिथिक कल्चर्स के बारे में हमें बताता है। तो अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक टाइम्स की, तो अब तक हमने देखा कि ऑल ओवर इंडिया एक एवोल्यूशन होता है। जैसे अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहां पर जहां पर हिली एरियाज है,
जैसे ये जो हिली एरियाज हैं, स्वॉट वैली के, कश्मीर के, यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट्स के हिली एरियाज हैं, सेंट्रल इंडिया के, डीडवाना के या फिर अरावलीज के, रोहड़ी हिल्स के, यहाँ पर हमें पैलियोलिथिक कल्चर टूल्स मिलते हैं। जो सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स है, यहाँ मिजोलिथिक कल्चरल टूल्स मिलते हैं। और इन सब की प्रॉक्सिमिटी में जो प्लेन एरियाज हैं उनके पास हमें नियोलिथिक सेटलमेंट्स मिलती है, रिवर सोर्स के पास में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है हमारा 500,000 से लेके 1500 बीसी तक, उसमें हम देखते हैं कि प्रायर टू एडवेंट ऑफ कॉपर, चाल्कोलिथिक से पहले पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर्स फाइंड किए जाते हैं। अब जब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं या पूरे नियोलिथिक कल्चर्स की एक्सकवेशंस कर रहे होते हैं, उस समय हमें पता लगता है कि अब कॉपर आना शुरू हो गया। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब डिगिंग होती है तो कभी भी जो लेटेस्ट कल्चर है वो पहले आता है और उससे डिगिंग में जो है उसके बाद का कल्चर दिखता है। तो जब डिगिंग हो रही थी तो पीरियड 1, पीरियड 2 इस तरह से पीरियडाइजेशन होता है। और डिगिंग के दौरान उसमें हम देखते हैं कि एक कल्चरल फेज है जहां पे कॉपर मिलता है, कॉपर और स्टोन दोनों साथ में है, तो उसे हम कहते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर। और चाल्कोलिथिक जो पूरा कल्चर है वो दो हिस्सों में बढ़ता है। जो नॉर्थ वेस्ट हमारा एरिया था, वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारा चाल्कोलिथिक कल्चर इतना डेवलप हुआ कि वहां पर ब्रॉन्ज यूज होना स्टार्ट हो गया और रेस्ट ऑफ इंडिया में केवल कॉपर और स्टोन था। देखिए, अगर हम हड़प्पन एज की, हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 3300 टू 1300 बीसी कंसीडर किया जाता है। तीन फेजेस माने जाते हैं पीरियडाइजेशन। एक अर्ली हड़प्पन, एक मैच्योर हड़प्पन और तीसरा है लेट हड़प्पन। देखिए, जब सर दयाराम साहनी जी और आर.डी. बैनर्जी जी ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की एक्सकवेशन की, उसके बाद में बहुत सारे एस्पेक्ट्स उभर के आए, उनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया और उस आधार के ऊपर बहुत लोगों ने इसकी टाइमलाइन प्रेडिक्ट की। पहले तो ये व्यू था कि ये फॉरेन कल्चर द्वारा जो है कोलोनाइज की गई सिविलाइजेशन है, लेकिन बाद में जब और ज्यादा आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए गए तो ये फाइंड आउट हुआ कि ये कंटिन्यूटी है, अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन हुआ, मैच्योर हड़प्पन से लेट हड़प्पन हुआ। देखिए, आप एक ध्यान में रखिए, अर्ली हड़प्पन का मतलब है ये एक रूरल कल्चर था और मैच्योर हड़प्पन का मतलब है ये एक अर्बन कल्चर था, एक सिविलाइजेशन में टर्न आउट हो चुका है। मैच्योर हड़प्पन एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन, जिसको हम कहें ग्लोबल लेवल के ऊपर, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, इस लेवल के ऊपर ये सिविलाइजेशन पहुंच जाती है। लगभग अराउंड 2600 टिल 1900 बीसी की अगर हम बात करते हैं, 2600 टिल 1900 बीसी, ये टाइम पीरियड अर्बन फेज, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का माना जाता है। इसके बाद 1900 टिल 1300 बीसी की अगर हम बात करें, इसको लेट हड़प्पन, जब हड़प्पन से सेटलमेंट्स अपना अर्बन कैरेक्टर धीरे धीरे लूज कर देंगे। और इसके पहले का जो टाइम पीरियड है ना, 2600, 3300 से 2600 तक का, इसे अर्ली हड़प्पन कल्चर बोला जाता है। अर्ली हड़प्पन का मतलब तब हड़प्पन कल्चर जो है चाल्कोलिथिक फेज में था, ये अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा था। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि इस हड़प्पन कल्चर में अर्बनाइजेशन आया, दूसरी जगह नहीं आया, और क्या ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटीज थी, क्या एनेबलिंग फैक्टर्स थे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस पूरे एरिया की, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहां पर वी हैव ऑलरेडी सीन कि मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, सरायखोला, डेरा इस्माइल खान, इन सभी जगहों के ऊपर, दाम सादत, इन सभी जगहों के ऊपर नियोलिथिक सेटलमेंट्स उभरना शुरू हो गई। अब ये नियोलिथिक सेटलमेंट्स की आपस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी, जैसे पॉलीक्रोम पॉटरी वगैरह। तो मतलब लगभग अराउंड 4000 बीसी की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान और किरथार रेंजेस
और पोटवार प्लेटू का जो पूरा एरिया है, यहाँ पे कुछ विलेज कम्युनिटीज स्थापित हो चुकी थी जो प्लांट्स डोमेस्टिकेट करती थी, वीट उगाती थी, और ये सेटलमेंट्स के अपने बिलीफ्स थे। अब धीरे धीरे यहाँ जो मेहरगढ़ कल्चर है ये धीरे धीरे फैलने लगा, किले गुल मोहम्मद से लेके दाम सादत, इन सभी जगहों पर फैलने लगा। और हम देखते हैं कि अब ये धीरे धीरे इंडस प्लेन्स की तरफ आने लगा, और इंडस प्लेन में एक साइट थी अमरी और कोट डीजी। तो अगर हम अमरी की बात करें, अमरी इस जगह है, कोट डीजी यहां है। अमरी और कोट डीजी यहां पर जो है इंपॉर्टेंट हड़प्पन जो मेहरगढ़ कल्चर था वो फैलने लगा, और 4000 बीसी के बाद में इन जगहों के ऊपर सेटलमेंट्स आना शुरू हुए। हम क्या देखते हैं कि जब हम 3500 बीसी की तरफ जाते हैं तो उस समय 3500 बीसी के आसपास इन सभी जगहों के ऊपर सेटलमेंट्स आ चुकी है। बाय 3300 बीसी यहां पे कल्चर जो है कॉपर यूज करने लगे हैं, और बाकी इंडिया में तो कॉपर केवल रूडिमेंट्री फॉर्म में यूज होता था, यहां पर कॉपर को एक एडवांस फॉर्म में भी यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे ब्रॉन्ज, इसलिए हड़प्पन कल्चर को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि नियोलिथिक कल्चर से धीरे धीरे जो है एक तरह से एडवांसमेंट होना शुरू होती है, और नियोलिथिक कल्चर से रीजनल कल्चर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अमरी नाल कल्चर है ये रीजनल कल्चर है, ये कच्ची प्लेन है, यहां मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट थी। और यहां कोट डीजी जो एक, देखिए ये अमरी है साइट और ये कोट डीजी है। कोट डीजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर डेवलप होता है, और ये कल्चर पूरे इस एरिया में स्प्रेड हो जाता है, इसे हम कोट डीजियन कल्चर कहते हैं, रीजनल कल्चर। तो ये अर्ली हड़प्पन कल्चर है, अमरी नाल कल्चर, कोट डीजियन कल्चर। और इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट डे इंडिया में हम कालीबंगन के आसपास जो कल्चर देखते हैं वो कल्चर है सोठी सिसवाल कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है। यहां पे भी अर्ली हड़प्पन कल्चरल फेजेस देखे जाते हैं। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर में हम रीजनल कल्चर्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे अमरी नाल कल्चर, कोट डीजियन कल्चर, सोठी सिसवाल कल्चर। अब ये तीनों जो कल्चर्स है ये आपस में रीजनल एक्सचेंज करते हैं, मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जैसे पॉटरी, ब्रॉन्ज, रॉ मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स। और बढ़ते बढ़ते ये एक्सचेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पूरा का पूरा कल्चर अपने आप में एक मैच्योर कल्चर बन जाता है, जो कि एक इंडस कल्चर है, इंडस सिविलाइजेशन है। तो हम देखते हैं अमरी जो एक साइट है, कोट डीजी जो एक इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये सभी साइट्स जो है एक यूनिफॉर्म कल्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और ये यूनिफॉर्म कल्चर जो है इसको कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको एक सिविलाइजेशन कहा जाता है जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हमें ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि ये जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है जो इवॉल्व हुआ अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड से, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, इसको सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, या फिर क्या क्या आर्टिफैक्ट्स फाइंड किए गए, ये किस तरह के लोग थे, किस तरह की लाइफ थी। चलिए हम पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हम तो हम मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं। तो इफ यू लुक एट द मैट्रिक्स, हम देखते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है उसका एक अपना वे ऑफ लाइफ था। तो हड़प्पन कल्चर में सोशली हायरार्की थी। हायरार्की क्यों हम कहते हैं, क्योंकि हड़प्पन जो टाउन्स थे उसमें एक सिटाडेल था, एक लोअर टाउन था, एक थोड़ा सा ऊपर का फेस था, एक बेस था, वहां पर ऊपर लोग रहते थे और कुछ लोग लोअर टाउन में रहते थे, कुछ घर बड़े थे, कुछ घर छोटे थे। तो इससे क्या दिखता है, सोशल इनइक्वालिटी दिखती है। इसका मतलब कुछ लोग रूलर्स थे, कुछ लोग रूल्ड थे। उसके नीचे हम देखते हैं कल्चर। तो हम क्या देखते हैं, मैच्योर हड़प्पन कल्चर अर्बन था। अर्बन का मतलब क्या, रिटन स्क्रिप्ट थी। बहुत सारे लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में नहीं थे, बहुत सारे लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, ट्रेडर्स थे। तो हम क्या कहते हैं कि वो एक अर्बन कल्चर था। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक मोड ऑफ सब्सिस्टेंस क्या था, तो वहां एग्रीकल्चर थे,
एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो एरिया थी, जैसे हम कालीबंगन के अंदर प्लाउड फील्ड देखते हैं, बाणावाली के अंदर एक टेराकोटा प्लाव मिलता है हमें, या फिर नौशारो, ऐसे बहुत सारी जो पेरिफेरल एरियाज थे उस पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे, और वो फील्ड्स का पूरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रैनरी में लेके जाया जाता, जैसे आपने हड़प्पा में ग्रेट ग्रैनरी फाइंड की है। तो ये डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन थी इकोनॉमी की, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट भी कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर था, क्राफ्ट्समैन थे, मेटलर्जिस्ट थे, कुछ लोग बीड बनाते थे, कुछ लोग ब्रॉन्ज बनाते थे, कुछ लोग लिथिक बनाते थे, कुछ लोग टेक्सटाइल बनाते थे, सीलिंग फाइंड की जाती है। तो इन सब से वेट्स एंड मेजर्स है, तो इनसे क्या पता लगता है? एक्सचेंज, क्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, इनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट थी। कॉइन्स थे क्या हड़प्पन्स के पास? नो, कॉइन्स नहीं थे। तो हम क्या देखते हैं? इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाइवर्स थी, और सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी अनइक्वल थी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक सिविलाइजेशन थी अपने आप में। और पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली ये किस टाइप के लोग थे? एक आप समझ लीजिए, ये एक रूलिंग क्लास थी यहां पर। अब ये रूलिंग क्लास किन की थी? प्रीस्ट्स की थी, ट्रेडर्स की थी, या फिर फुल फ्लेजेड स्टेट था? फुल फ्लेजेड स्टेट इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे स्टैंडिंग आर्मी, आर्म्स एंड एम्युनिशंस तो मिले नहीं। अगर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी तो फुल फ्लेजेड स्टेट कैसे था? अगर करेंसी नहीं थी तो फुल फ्लेजेड स्टेट कैसे था? जब करेंसी नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, तो हम कहते कि भाई ये मोनार्की वगैरह तो थी नहीं। दूसरी बात, क्या यहां पे प्रीस्ट रूल करते थे? तो हमने कहीं भी सिटाडेल के ऊपर टेंपल नहीं फाइंड किया। जैसे हम वेस्ट एशिया में देखते हैं, टेंपल नहीं फाइंड किए गए एक भी सिटाडेल के ऊपर। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्रीस्ट रूल करते थे, क्योंकि देखिए पूरे अगर हम हड़प्पन कल्चर की भी बात करेंगे तो कालीबंगन में फायर ऑल्टर फाइंड किए गए हैं, जो कि मोहनजोदारो में नहीं थे। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ फाइंड किया गया है, लोथल में जो है रेजर्वॉयर फाइंड किया गया है। तो हर जगह के ऊपर जो सिटाडेल था उनकी स्पेशलिटी अलग थी। अब वहां पर मेजॉरिटी जगहों पर सीलिंग मिला है, जिसे एक तरह से स्टैंपिंग कहा जाता है। तो ऐसा बोला गया था कि हो सकता है ये ज्यादा से ज्यादा व्यापारी लोग हों जिनकी ये सभ्यता थी बहुत बड़ी। तो ये भी एक हाइपोथेसिस किए गए हैं, लेकिन जब तक ये स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं होती हड़प्पा की, हम कह नहीं सकते कि किस तरह की पॉलिटिकल अरेंजमेंट थी। तो एक रूलिंग क्लास थी, इतना तय है, लेकिन वो रूलिंग क्लास कैसी थी ये हमें नहीं पता। और अगर हम कल्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ब्रॉन्ज एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उन जगहों का। यहां पर हड़प्पा के जो लोग थे, इन्होंने रिवर बैंक्स बनाना, पानी को रोकना सीख लिया था। इनको रेजर्वॉयर बनाने आते थे, ग्रेट बाथ बनाना आता था, वाटर प्रूफिंग टेक्निक आती थी अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें। ऊपर से अगर हम बात करें, इन्हें स्टोरेज की टेक्निक्स पता थी, हार्वेस्टिंग की टेक्निक पता थी। इनका बहुत इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम था, जिसके थ्रू ये म्युनिसिपल फंक्शंस करते थे कि ड्रेनेज जो है बाहर लेकर जाया जा सके, वेल्स बनाए जा सके। तो एक बहुत एडवांस किस्म की सिविलाइजेशन थी। तो आइए जरा समझते हैं कि क्या क्या थे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो देखिए, मैच्योर फॉर्म में ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसमें सबसे पहले बात करते हैं पॉटरी की। देखिए, पॉटरी काफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्कियोलॉजी का। आर्कियोलॉजिस्ट पॉटरीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हड़प्पन जो पॉटरी थी वो ब्लैक ऑन रेड वेयर कहा जाता है। देख सकते हैं आप, रेड पॉटरी है, ये रेड पॉटरी है, रेड के ऊपर ब्लैक, ये देखिए हॉर्न बनाया हुआ है। तो ब्लैक जो है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, रेड स्लिप्ड पॉटरी, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हड़प्पन पॉटरी का। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर इट इज ब्लैक ऑन रेड वेयर, दैट्स द पॉटरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो ब्रिक्स यूज करती थी। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो दे वर मेकिंग यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब एक एडवांस्ड, जैसे बेक्ड ब्रिक्स की बात करें, बेक्ड एंड सन ड्राइड, सो द ब्रिक्स दैट वर यूज्ड दे वर बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स बहुत ज्यादा पक्की होती हैं, और ब्रिक्स स्टैंडर्ड साइज की थी, 1:2:4। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थी और बर्न थी, पक्की ब्रिक्स थी। और ये जो ब्रिक्स थी ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम प्रोपोर्शन की थी। तो इससे क्या पता लगता है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। और बात करें ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर था
किसी भी कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन, वो मोहनजोदारो या सॉरी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, कहीं भी इतना इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम नहीं फाइंड किया गया। तो देयर वर ब्रिक लाइन्ड ड्रेन्स, और रोड के आसपास जो है ड्रेनेज पैटर्न्स थे जो आके सोक पिट्स थी और ड्रेन को कवर किया जाता था। तो एक तरह से ड्रेनेज बहुत ज़्यादा इलेबोरेट थी। ये शो करता है कि एक म्युनिसिपैलिटी थी जो इन ड्रेन्स का ख्याल रखती थी, जो भी वेस्ट था उनको लेट आउट किया जाता था। और अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें, लोथल में डॉकयार्ड की बात करें, इन सब से पता लगता है कि इन हड़प्पन्स को वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा आइडिया था। तो जब हम हड़प्पन टाउन्स की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि एक तरह से हड़प्पन टाउन्स में प्लान्ड टाउन्स थे, जहां पर एक तरह से सेंट्रल रोड था इस तरह का। इस सेंट्रल रोड्स को राइट एंगल्स पे डाइसेक्ट किया जाता था। तो एक सेंट्रल रोड था जिसके आसपास में, जैसे अगर हम ये सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो की बात कर दें तो सिटाडेल तो ऊपर था और उसके नीचे लोअर टाउन था, और लोअर टाउन पे मेन रोड जाता था जो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करता था। हम बात करें इंडस स्क्रिप्ट की, तो ये जो स्क्रिप्ट थी ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे कि तो राइट साइड में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट साइड जाते जाते ये थोड़ा सा क्राउडेड हो गया। तो ये क्या शो करता है कि राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट थी। और बहुत बार जो स्क्रिप्ट थी ये बोस्ट्रोफेडॉन, बोस्ट्रोफेडॉन का मतलब मूवमेंट ऑफ द आई। इसका मतलब पहले राइट से लेफ्ट जाएगी, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। सो बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट भी थी। ये स्क्रिप्ट अब तक डेसिफर नहीं की गई है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखा जाए तो एक मिस्ट्री है आज भी कि किस टाइप की स्क्रिप्ट थी हड़प्पन्स की। कई लोग इसे प्रोटो द्रविडियन भी कहते हैं, बट देन दिस इज अ स्क्रिप्ट। रिलीजन की अगर हम बात करें हड़प्पन्स की, तो हड़प्पन्स का रिलीजन किस टाइप का था? एक स्टोन स्टैचू फाइंड किया गया है एक प्रीस्ट का, और ये जो बेयर्डेड प्रीस्ट है तो उनके माथे पर एक ज्वेल है, और ये एक ट्रांस स्टेट में है, मेडिटेटिव पोजीशन में है। इन्होंने एक शॉल पहना हुआ है जिसके ऊपर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी है। बहुत सारे टेराकोटा फिगुरेंस ऑफ फीमेल मदर गॉडेस फाइंड किए गए हैं। यूनिकॉर्न फाइंड किया गया है। पाशुपति जो एक योगिक पोस्चर पे शिव, प्रोटो शिवा जिसे कहा जाता है, वो भी फाइंड किया गया है। एक फीमेल जिनके वूम से फर्टिलिटी गॉडेस जिसे कहा जाता है, पीपल ट्रीज फाइंड किए गए हैं। तो एक मिक्स रिलीजियस बिलीफ सिस्टम था हड़प्पन्स का। कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स भी फाइंड किए गए हैं सिटाडेल के ऊपर। तो इससे कहा गया है कि दीज हड़प्पन्स दे वर्शिप वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, दे वर्शिप सम फॉर्म ऑफ अ डिवाइन animal also like unicorn. They must have revered all forms of religious practices. तो अगर हम रिलीजन की बात करें, एक बहुत डाइवर्स फॉर्म ऑफ रिलीजन था हड़प्पन्स का। और हड़प्पन्स के अगर वेट्स की बात करें तो एक स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर सिस्टम था हड़प्पन का। एक रेशियो था जिससे हमें पता लगता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी हड़प्पन्स की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की अगर बात करें, वीट, बार्ली, ग्राम्स, लेंटिल्स, ज्वार, रागी, कॉटन, इन सभी टाइप्स के जो फूड ग्रेन्स थे हड़प्पा में फाइंड किए गए। पॉटरीज में इनके हस्क्स फाइंड किए गए, इनके छिलके फाइंड किए गए हैं। और ब्यूरियल्स की अगर हम बात करें तो एक इलेबोरेट फॉर्म ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिस था। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में द बॉडी वॉज लेड टू रेस्ट, और उसके आसपास पॉटरी और बेसिक जो नेसेसिटीज थी वो भी रखी जाती थी। तो ब्यूरियल्स की अगर हम बात करें, ये एक इलेबोरेट फीचर था हड़प्पा का। और ये भी ब्यूरियल आपस में सब जगह एक जैसे नहीं थे। कुछ जगहों पर देयर वाज हाफ ब्यूरियल, देयर वाज अर्न ब्यूरियल, देयर वाज आल्सो कंप्लीट ब्यूरियल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन सब में डाइवर्सिटी थी हड़प्पन टाइम पीरियड में। इसीलिए अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं तो ये हड़प्पन कल्चर जो पूरे नॉर्थ वेस्ट में स्प्रेड था, इसका
वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था सुटका गेंडोर, इसको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोला जाता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसका था आलमगीरपुर जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो भागत्रव है, गुजरात में है। और नदर्न मोस्ट जो इसका पॉइंट है जम्मू में है, वो है मांडा। एक आउटपोस्ट है शोरतुघई, लेकिन उसको पोस्ट एक ट्रेडिंग पोस्ट माना जाता है। सेटलमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मांडा। और इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट टाउन्स है वो है मोहनजोदारो, कोटडीजी, चान्हूदड़ो, उसके बाद में अमरी। अगर हम चान्हूदड़ो की बात करें तो ये एक साइट थी जिसमें इंक पॉट भी फाइंड किया गया है, बाद में लेटर वी विल स्टडी। इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। यहाँ पर एक साइट है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में सबसे पहले एक हॉर्स, ऐसा बोला जाता है कि ये हॉर्स के बोन्स है। और इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैनरी फाइंड की गई है। बाणावली, राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ी साइट्स हैं इंडिया के अंदर। रोपड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो इस तरह से इन सभी साइट्स में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर की है और हड़प्पन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को फाइंड किया गया है। एक फैक्चुअल बेस के लिए लेट अस स्टडी कि इन सभी साइट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थी। तो अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो हड़प्पा जिसे कहा जाता है सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में, आज के पाकिस्तान में, वहां पे ग्रेट ग्रैनरी फाइंड की गई है। कॉफिन ब्यूरियल जिसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे वो फाइंड किए गए हैं और ये पहला टाउन था जिसे फाइंड किया गया था। इसमें आपको सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, ग्रैनरी और कॉफिन ब्यूरियल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदारो, लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है ये पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो है ग्रेट बाथ फाइंड किया गया है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है ये मोहनजोदारो में फाइंड किया गया है। बेयर्डेड जो एक हमने पहले देखा बेयर्डेड प्रीस्ट मोहनजोदारो में फाइंड किया जाता है। टेराकोटा टॉयज, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, 500 हेक्टेयर की साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाणावाली की, ये हरियाणा में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हिसार के पास। यहां पर टेराकोटा प्लाव फाइंड किया गया, एक प्लाव फाइंड किया गया है, टेराकोटा का बना हुआ, टॉय टाइप है वो। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पन्स जो है ये प्लाव करते थे अपने फील्ड्स को। तो देखिए ये एक जनरल थ्योरी ये था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये इनंडेशन ऑफ फ्लड्स के थ्रू, इंडस में हर साल फ्लड आता था तो ऊपर मिट्टी जो थी उस पर जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन ये जो टेराकोटा प्लाव फाइंड किया गया है बाणावाली में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साइट है ढोलावीरा। ढोलावीरा में ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक के अलावा स्टोन भी यूज किया जाता था टू मेक द सम फॉर्म ऑफ यू कैन से सिटाडेल एंड मिडल टाउन। उसमें 3 पार्टीशन है, सिटाडेल है, मिडल टाउन है और लोअर टाउन है। तो अगर हम बात करते देखिए 3 फेजेस ऑफ ह्यूमन कल्चर की बात करते हैं। रिजर्वायर भी फाइंड किया गया है, अ चैरियट टाइड टू अ पेयर ऑफ बुलक्स। हम एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हड़प्पा में फ्लैट डिस्क यूज किए जाते थे। अगर मैं फ्लैट डिस्क की बात करूं तो जो डिस्क था वो फ्लैट था, लेकिन जो इनके सक्सेसर्स जो आएंगे दैट इज ऋग्वेदिक आर्यंस, उनमें स्पोक्ड व्हील्स होंगे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इनके जो चैरियट्स भी थे उसमें फ्लैट डिस्क था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट साइट है प्रेजेंट इंडिया में। वहां पर फायर ऑल्टर्स फाइंड किए गए हैं, बर्न्ट बैंगल्स फाउंड किए गए हैं, प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड फाइंड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। लोथल की अगर हम बात करें, अर्लीस्ट राइस का जो है राइस हस्क यहां पर फाइंड किए गए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बीड मेकिंग फैक्ट्री है, फायर ऑल्टर्स भी है एंड देयर इज अ डॉकयार्ड आल्सो इन लोथल जिसे फाइंड किया जाता है। सुरकोटड़ा में मैंने आपको बताया बोन्स ऑफ हॉर्स ओनली साइट है। सुटका गेंडोर की बात करें, कोस्टल साइट है, वेस्टर्न मोस्ट है। और राखीगढ़ी की साइट करें तो ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें ऑल 3 फेजेस, अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन, तीनों फाइंड किए जाते हैं। चान्हूदड़ो की बात करें तो ये एक साइट है जहां पर सिटाडेल नहीं था, ये एक फैक्ट्री साइट थी, बीड मेकिंग साइट थी।
यहां पर एक इंक पॉट भी फाइंड किया गया है, इंक पॉट भी फाइंड किया गया है। एंड एक लिपस्टिक का जो ब्यूटिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम फीमेल फिगरिन्स देखते हैं तो हड़प्पन पीपल वर फैशनेबल पीपल, लेडीज दे हैड एलैबोरेट हेड गारमेंट्स, एंड सो हम देखते हैं कि एक हड़प्पन कल्चर एक अर्बनाइज्ड कल्चर था। तो whenever we are talking about Harappans, they underwent a complete urbanization, and we see that these Harappan cultures, which were at the helm by 1900 BC, started undergoing a decline. अब ये जो हड़प्पन कल्चर था ये डिक्लाइन होने लगा, ट्रेड और कॉमर्स घटने लगा। तो हम देखते हैं 1900 BC टू 1300 BC तक ये हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन में आने लगा, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कम होने लगी। अब क्या था, पहले एक थ्योरी थी कि आर्यंस ने इन्वेड कर दिया, जिसे डिस्कार्ड किया जा चुका है क्योंकि मटेरियल आर्कियोलॉजिकली हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिलता। हाँ जरूर नौशारों की अगर हम बात करें, नौशारों के अंदर थोड़ा सा वायलेंस का जरूर माहौल दिखता है, लेकिन उसे ये नहीं कह सकते कि आर्यंस जो थे इन्होंने पूरा इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। दूसरा एक बहुत प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन बोला था कि कोई महामारी थी, तो महामारी पूरे एरिया में तो नहीं थी। जो सबसे एप्ट एक्सप्लेनेशन माना जाता है वो ये है कि रिवर जो थी सरस्वती, उसने अपना कोर्स चेंज किया। और अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो हड़प्पन्स कैनाल्स नहीं यूज करते थे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हड़प्पन्स कैनाल नहीं यूज करते थे, हड़प्पन्स केवल बैंक्स यूज, एम्बैंकमेंट करते थे पानी का। तो कैनाल के ना होने कारण वाटर कंजर्वेशन उस तरह की टेक्निक इनके पास नहीं थी। तो इसके कारण जब ये एनवायरमेंटल चेंज हुआ, जब सरस्वती ने अपना कोर्स चेंज किया, तो यहाँ पर पानी की कमी हुई। पानी की कमी के होने के कारण वो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स जो टाउन्स को सपोर्ट करते थे वो धीरे धीरे कम प्रोड्यूस करने लगे और ये अर्बन कल्चर रूरल में तब्दील हो गया। और तब हम देखते हैं कि 3-4 रीजनल कल्चर बने। सिंध में ये कल्चर बन गया, झुक्कर कल्चर कहा जाता है, रूरल कल्चर, लेट हड़प्पन कल्चर। जो पंजाब का एरिया था उसमें लेट हड़प्पन सिमेट्री एज कल्चर कहा जाता है, क्योंकि एक सिमेट्री है जहां पे बोन, जहां पे बहुत सारे कॉफिन्स एक साथ फाइंड किए गए, तो वो सिमेट्री को सिमेट्री एज कल्चर कहा जाता है। और वहीं पे गुजरात में कल्चर था, उसको कहा जाता है रंगपुर रोजड़ी कल्चर, रंगपुर रोजड़ी लेट हड़प्पन कल्चर। जब ये तीनों लेट हड़प्पन कल्चर थे तो आसपास इंडिया में बहुत सारे चालकोलिथिक कल्चर्स भी थे, कुछ मैच्योर हड़प्पन के टाइम के भी थे, कुछ लेट हड़प्पन टाइम के थे। जैसे अगर मैं स्वॉट वैली कल्चर की बात करूं, जहां पे घालीगाई केव्स है, इन घालीगाई केव्स में एक कल्चर है ग्रेव्स के आधार पे, जिसे हम कहते हैं गांधार ग्रेव कल्चर। देखिए इस समय जब हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन पे था चालकोलिथिक में, तब कश्मीर नियोलिथिक कल्चर भी एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जब लेट हड़प्पन कल्चर हो रहा था तब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर था, आहड़ और गिलुंड कल्चर, जो बाणस रिवर पर है, जिसे हम कहते हैं बाणस चालकोलिथिक कल्चर। ये जो बाणस चालकोलिथिक कल्चर था ये कंटेम्पररी था मैच्योर हड़प्पन कल्चर में। तो इसका टाइमलाइन लगभग अराउंड 2200 BC के आसपास है, 1500 BC तक। और इसके ठीक ऊपर कल्चर था गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। गणेश देखिए, बाणस कल्चर उदयपुर के पास में है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ये ऑकर कलर पॉटरी, ओसीपी कल्चर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ की जो पॉटरी थी ऑकर कलर पॉटरी थी। तो ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, बाणस कल्चर, ये हड़प्पन कल्चर से काफी क्लोज थे, इनके थ्रू काफी रिलेशन भी थे, इनका एक्सचेंज भी था। रंगपुर रोजड़ी हड़प्पन कल्चर का ऑफशूट था। और बहुत सारे दूसरे चालकोलिथिक कल्चर्स भी थे जो हड़प्पन कल्चर से अनअफेक्टेड थे। जैसे हम कायथ की बात करें, मालवा में कायथ, एरन, सावलदा कल्चर। उसके बाद में महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये जोरवे कल्चर का टाइमलाइन लगभग 1400 BC से लेकर 700 BC तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है महाराष्ट्र का जोरवे कल्चर। इसमें साइट है दायमाबाद। दायमाबाद में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाइंड किया गया। इन सभी चालकोलिथिक कल्चर्स की खास बात ये थी, ये रूरल थे, अर्बन नहीं थे हड़प्पन की तरह। और दूसरी बात, इनकी आपस में जो प्रैक्टिसेस थी वो अलग थी। जैसे दायमाबाद के अंदर जो ब्यूरियल था वो घर के आंगन में दफनाया जाता था और पैरों को काट दिया जाता था, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ये मुर्दा खड़ा होकर चलने ना लगे। तो दायमाबाद में इस तरह की बिलीफ थी।
कायत की पॉटरी अलग थी, एरन की पॉटरी अलग थी, आपस में इनके सेटलमेंट्स के टाइप्स अलग थे। देखिए, अगर हम दायमाबाद की बात करें, ये इतना एडवांस चैल्कोलिथिक कल्चर बन गया था कि ये ऑलमोस्ट अर्बनाइज होने की कगार पे था, लेकिन फिर ये अर्बनाइज नहीं हुआ। 700 बीसी के आसपास ये खत्म हो जाता है। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहां पर बहुत जगह कॉपर होड कल्चर भी मिलता है। कॉपर होड कल्चर स्प्रेड था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बुंगेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और इस पूरे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा अर्ली ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। ये ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर हड़प्पन कल्चर से अलग है। हड़प्पन कल्चर ब्लैक ऑन रेड वेयर है, लेकिन ये ब्लैक एंड रेड वेयर इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक से है। इसका मतलब बाहर का जो उसका टेक्सचर है वो तो रेड रहेगा और अंदर का जो है वो ब्लैक रहेगा। तो हम देखते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर्स की अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया ये इवॉल्व हो जाते हैं। और जब मैच्योर हड़प्पन कल्चर लेट हड़प्पन कल्चर की तरफ जाता है, उस टाइम पे we start seeing that there is a major transition taking place। और जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो जब नॉर्थ इंडिया में इस तरह का चैल्कोलिथिक कल्चर था, साउथ इंडिया में कुछ जगहों के ऊपर मेगालिथिक कल्चर्स थे। मेगालिथिक कल्चर्स मतलब ग्रेव्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर के जो है एक सिंबल्स लगाए जाते थे, जिसे हम मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स पे वापस आए तो हम देखते हैं कि प्री हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने स्टडी किया, प्रोटो हिस्ट्री। वन इज हड़प्पन एंड अदर इज द नॉन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर्स जो थे सोशली, क्योंकि अर्बन थे, हायरार्की थी। नॉन हड़प्पन कल्चर इगैलिटेरियन थे, कम्युनिटीज थी। देखिए, रूरल एंड अर्बन। इकोनॉमिकली यहां पर डाइवर्सिफिकेशन थी, यहां पर केवल एग्रीकल्चर था। फिलोसॉफिकली और या फिर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज हड़प्पन कल्चर एडवांस इसलिए था क्योंकि ब्रॉन्ज भी यूज करते थे। टिन, जिंक, इसके थ्रू कॉपर को डोप करके ब्रॉन्ज, मेटलर्जी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से लेके बहुत एडवांस कल्चर था। लेकिन चैल्कोलिथिक कल्चर केवल कॉपर यूज करते थे। पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं, यहां पर रूलिंग क्लास थी, यहां पर चीफडम था। और आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें, सोर्सेस की बात करें, तो हड़प्पन कल्चर के पास स्क्रिप्ट थी लेकिन वो डेसिफर्ड नहीं है, और बाकी सब जगह पे केवल और केवल आर्टिफैक्ट्स थे।